नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। सोनम वांगचुक के अनशन का आज 18वां दिन है और उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है। इस बीच राहुल गांधी के देहरादून की छात्रों की गूंज रैली पर बवाल हो गया है। रात भर हंगामा मचा, पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोक झोंक भी हुई। इसके अलावा केन बेतवा परियोजना के विरोध में किसानों आदिवासियों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। महिलाएं प्रतीकात्मक चिता पर लेट गई हैं। फांसी का प्रतीक बनाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की जरूरी खबरें, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। अब आपको हमारी खबरें देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप आज ही सत्य हिंदी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लें। इस ऐप पर आप हमारा हर न्यूज बुलेटिन बहुत आसानी से देख सकते हैं और YouTube के हमारे सारे खास शो भी आपको यहीं मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट की सारी खबरें भी इसी ऐप पर मौजूद हैं। यानी अब सब कुछ बस आपके एक क्लिक पर उपलब्ध है। तो अभी ऐप स्टोर पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। वांगचुक की बिगड़ती सेहत, 18वें दिन अनशन जारी, 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान। वांगचुक अनशन पर दीप के बोले, असली सवाल सरकार से पूछे, विपक्ष सीजेपी से नहीं। राहुल गांधी की देहरादून रैली पर बवाल, परेड ग्राउंड नहीं मिला, अब बन्नू स्कूल मैदान में रैली। केन बेतवा परियोजना के खिलाफ आंदोलन तेज, चिता पर लेटी महिलाएं, बढ़ा विरोध। पासपोर्ट पर सरकार फिर बोली, नागरिकों की विदेश यात्रा को रेगुलेट करता है। अब शुरुआत करते हैं वांगचुक के अनशन के 18वें दिन से। सोनम वांगचुक का अनशन आज 18वें दिन में पहुंच गया है। उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। वजन 8 किलो से ज्यादा कम हो चुका है। शरीर की मांसपेशियां भी कमजोर होने लगी हैं। रक्तचाप भी लगातार गिर रहा है। लेकिन वांगचुक ने अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत क्यों नहीं कर रही। अभिजीत दीपके का कहना है कि सरकार सिर्फ जवाबदेही से नहीं बच रही, बल्कि उसका रवैया बेहद कठोर और असंवेदनहीन भी दिखाई दे रहा है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन 26वें दिन में पहुंच गया है। ये आंदोलन पेपर लीक के मुद्दे पर चल रहा है। पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। साथ ही छात्र आत्महत्या मामलों में 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग है। अब आंदोलन को और तेज करने की तैयारी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को चलो संसद मार्च का ऐलान किया है। ये मार्च संसद के मानसून सत्र के पहले दिन निकाला जाएगा। समर्थकों से मिस कॉल के जरिए इस अभियान से जुड़ने की अपील की गई है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार बातचीत का रास्ता चुनती है। यह आंदोलन और तेज होगा। अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के अनशन पर कहा कि गलत सवाल पूछे जा रहे हैं। दीपके बोले, लोग पूछ रहे हैं कि विपक्ष क्यों नहीं आया। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सभी कार्यकर्ता अनशन पर क्यों नहीं बैठे, लेकिन असली सवाल इससे अलग है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बातचीत से क्यों बच रहे हैं, शिक्षा मंत्री पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दीपके ने कहा कि इन्हीं सवालों के जवाब मिलने चाहिए। उनके मुताबिक यही मुद्दे सबसे ज्यादा अहम हैं। उन्होंने कहा कि बाकी बहस सिर्फ ध्यान भटकाती है। ऐसी बातें सत्ता से जवाबदेही मांगने की जगह बचाव करती हैं। दीपके ने कहा कि अब चर्चा मुद्दों पर होनी चाहिए और सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी भी लिखी और वांगचुक से तुरंत संवाद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ रही है। देश भर के लाखों लोग इसे लेकर चिंतित हैं, लेकिन सरकार अब तक उनसे बात करने को नहीं राजी हुई है, नहीं पहुंची है। गोखले ने कहा कि बातचीत करना सरकार की जिम्मेदारी है। गोखले ने कहा कि वांगचुक अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो लाखों छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि सरकार बातचीत करने से क्यों बच रही। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने मंत्री से वांगचुक से तुरंत संवाद करने की अपील की है। साथ ही नीट और सीबीएसई से जुड़े मुद्दे सुनने की मांग की है। गोखले ने कहा कि अगर वांगचुक को कुछ होता है तो सरकार और शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। राहुल गांधी का देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम अब नए मैदान में होगा। पहले यह कार्यक्रम परेड ग्राउंड में होना था, लेकिन वहां की अनुमति रद्द कर दी गई। इसके बाद कांग्रेस ने कार्यक्रम का स्थान बदल दिया। अब एक कार्यक्रम बन्नू स्कूल मैदान में होगा। कांग्रेस ने कहा कि फैसला छात्रों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। उधर अनुमति रद्द होने पर कांग्रेस ने विरोध भी किया। देर रात नेता और कार्यकर्ता परेड ग्राउंड पहुंच गए। उन्होंने मैदान पर का गेट खुलवाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हुई। बाद में कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले अनुमति दी गई थी, बाद में राजनीतिक दबाव में उसे वापस ले लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि तय शुल्क से ज्यादा पैसे जमा किए गए थे, फिर भी कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी गई।
कांग्रेस का आरोप है कि सरकार राहुल गांधी के कार्यक्रम से घबराई हुई है। हालांकि पार्टी ने साफ कर दिया है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम 17 जुलाई को ही होगा। अब इसका आयोजन परेड ग्राउंड नहीं बल्कि बन्नू स्कूल मैदान में किया जाएगा। केन बेतवा परियोजना के विरोध में किसानों आदिवासियों का आंदोलन अब और तेज हो गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रदर्शन लगातार जारी है। आंदोलन को अब 13 दिन हो चुके हैं। विरोध जताने के लिए 11 महिलाएं प्रतीकात्मक चिता पर लेट गई हैं। 6 महिलाओं ने फांसी का प्रतीक बनाकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी अपनी जमीन और मकान बचाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरा मुआवजा अब तक नहीं मिला, सही पुनर्वास भी नहीं किया गया। आंदोलनकारियों का दावा है कि कई लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन अब तक स्वास्थ्य जांच नहीं कराई गई। उधर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के आरोप भी तेज हो गए। प्रभावित परिवारों ने मुआवजे में गड़बड़ी का विरोध लगाया। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच कांग्रेस नेता उमंग सिंघार भी आंदोलन स्थल पहुंचे। उन्होंने किसानों और आदिवासियों से मुलाकात की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जबरन जमीन ले रही है। कांग्रेस ने कहा कि इस लड़ाई में हम आदिवासियों और किसानों के साथ हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। कांग्रेस ने ममता को बुलाया, पुरानी गलती मानने की सलाह। E20 पेट्रोल विवाद पर सौरभ जोशी ने माफी मांग ली। विदेश मंत्रालय ने फिर साफ किया पासपोर्ट का मतलब। और ईरान के मिसाइल हमले, जॉर्डन ने 3 मिसाइलें हवा में गिराई। बंगाल कांग्रेस ने ममता बनर्जी को 21 जुलाई कार्यक्रम में बुलाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने उन्हें यह न्योता दिया। शुभंकर सरकार ने कहा कि ममता बनर्जी इतिहास को नहीं बदल सकती। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई 1993 का आंदोलन युवा कांग्रेस के बैनर तले हुआ था। कांग्रेस नेता ने ममता से एक और अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ना राजनीतिक गलती थी। अगर ममता ये स्वीकार करें तो यह बड़ा कदम होगा। शुभंकर सरकार ने कहा कि जो नेता अपने राजनीतिक अतीत का सम्मान करता है उसे ज्यादा सम्मान मिलता है। उन्होंने ममता बनर्जी से शहीदों को श्रद्धांजलि देने की अपील की। बंगाल में 21 जुलाई का शहीद दिवस हमेशा राजनीतिक रूप से अहम माना जाता है। इस बार भी कांग्रेस और टीएमसी दोनों इस तारीख को लेकर सक्रिय हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के इस निमंत्रण का जवाब देंगी। देश के बड़े यूट्यूब ब्लॉगर में से एक सौरभ जोशी ने मर्सिडीज कार के माइलेज गिरने और E20 पेट्रोल को लेकर दिए गए अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। अब उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि कार का माइलेज क्यों गिरा था। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि उनकी गाड़ी के कम माइलेज की वजह E20 पेट्रोल नहीं बल्कि कार के इंजन में आई एक खराबी थी। इसके साथ ही उन्होंने गलतफहमी के कारण हुई इस चूक के लिए माफी भी मांगी। दरअसल सौरभ जोशी ने अपने एक ब्लॉग में दावा किया था कि उनकी मर्सिडीज कार का माइलेज अचानक 17 किलोमीटर प्रति लीटर से गिरकर 5 किलोमीटर प्रति लीटर पर आ गया। उन्होंने इसके लिए पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले 20% एथनॉल मिश्रित यानी E20 पेट्रोल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने चिंता जताई कि इस ईंधन की वजह से गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है। सौरभ जोशी का वीडियो वायरल होने के बाद लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया ने स्पष्टीकरण भी जारी किया और अब सौरभ जोशी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट लिखकर स्थिति साफ की, माफी भी मांगी। E20 पेट्रोल विवाद अब कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है। नागपुर में बीजेपी के सोशल मीडिया सेल प्रमुख शिशिर त्रिपाठी की शिकायत पर नागपुर साइबर पुलिस ने 4 यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई। आरोप है कि इन लोगों ने E20 पेट्रोल को लेकर भ्रामक दावे किए और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ आपत्तिजनक और मानहानिकारक पोस्ट साझा किए। FIR में बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत हर्षित राठी, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर देशी बॉयस और अंकलेश इनवाते के सोशल मीडिया अकाउंट्स के नाम शामिल हैं। शिकायत के मुताबिक कुछ वीडियो में दावा किया गया है कि E20 पेट्रोल में से गाड़ियों को नुकसान होता है और गडकरी को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की मानहानि, अपमान और IT एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भारतीय पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया। सरकार ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों के भारत से बाहर जाने को रेगुलेट करना है। एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला एक ऐसा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों के देश से बाहर जाने की प्रक्रिया को रेगुलेट करता है। जायसवाल ने आगे कहा, ये एक स्थापित प्रक्रिया के तहत उचित वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाता है। ये बयान एक सरकारी अधिकारी द्वारा कुछ सप्ताह पहले दिए गए उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने भारतीय पासपोर्ट को एक यात्रा दस्तावेज यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट बताया था और कहा गया था कि नागरिकता का दस्तावेज ये नहीं है।
रूस से तेल खरीदने पर भारत को बड़ी राहत मिल सकती है। अमेरिका ने अपने सख्त प्रस्ताव में बड़ा बदलाव किया है। पहले रूस तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ की बात थी, अब इसे घटाकर अधिकतम 100% कर दिया गया है। अब यह नया प्रस्ताव अमेरिकी संसद में पेश किया गया है। इसका मकसद रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता कम करें, इसलिए यह नया प्रतिबंध बिल लाया गया। भारत और चीन रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल हैं, इसलिए इस फैसले पर दोनों देशों की नज़र थी। नए बिल में कुछ देशों को राहत देने का भी प्रावधान रखा गया है। जो देश रूसी गैस पर कम निर्भर हैं उन्हें छूट मिल सकती है। बिल में रूस से कई बड़े बैंकों पर भी प्रतिबंध का प्रस्ताव है। रूस के ऊर्जा प्रोजेक्ट और टैंकर भी निशाने पर हैं। एक अहम बदलाव और किया गया है, राष्ट्रपति ट्रंप चाहें तो राष्ट्रहित में इन प्रतिबंधों को रोक भी सकते हैं। अब ये बिल अमेरिकी संसद की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। अगर ये पास हुआ तो रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। ईरान के नए मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव फिर बढ़ गया है। ईरान ने अब जॉर्डन की तरफ मिसाइलें दागी। जॉर्डन ने दावा किया कि उसने तीनों मिसाइलें हवा में ही मार गिराई। जॉर्डन की सेना ने इसकी जानकारी सरकारी समाचार एजेंसी के जरिए दी। इससे साफ है कि पूरे इलाके में तनाव लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले ईरान ने हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। उधर अमेरिका ने ईरान पर फिर से समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी। अमेरिका का आरोप है कि ईरान हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहा है। इसी वजह से यह सख्त कदम उठाया गया है। इसी बीच ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने एक और बड़ा दावा किया। उसने कहा कि बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के मुताबिक इन ठिकानों का इस्तेमाल कमांड, ईंधन और सैन्य सामान के लिए होता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई। ईरान का कहना है कि हमला अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किया गया। ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी भी दी। उसने कहा कि अगर तेल और गैस का रास्ता रोका गया तो दूसरे रास्ते भी बंद हो सकते हैं। ईरान ने साफ कहा कि ऊर्जा का कारोबार सबके लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.